सितंबर को काठमांडू सहित कई शहरों में लाखों युवा सड़कों पर उतर आए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली फायर कर दी, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा घायल हो गए। जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को घेर कर आग के हवाले कर दिया, जिसे लगभग 43.5 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था। पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठी चार्ज से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सरकारी संपत्तियों पर तोड़फोड़ और नेताओं व पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई मंत्री रिजाइन देकर देश छोड़ भागने लगे। लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर समेत कई मंत्री और पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर मारा। इस तरह नेपाल का सोशल मीडिया बैन विरोध आंदोलन शांति से शुरू होकर अचानक हिंसा, राजनीतिक और व्यवस्था बदलने वाली ऐतिहासिक मोड़ों तक पहुंच गई। इसी बीच जेनजी की नजरों में एक नेता सामने उभर कर आता है, जिनका नाम है बालेंद्र शाह, जिन्हें आमतौर पर बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है, जो काठमांडू के मेयर हैं और उन्होंने रैपर से राजनेता तक का सफर तय किया है। लोगों ने बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, इसके बावजूद उन्होंने स्वयं पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया और सुशीला कार्की को आम सहमति से अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। नेपाल भले ही आज जल रहा हो, लेकिन इसकी चिंगारी तो करीब 20 साल पहले उड़ चुकी थी। 2006 में हुए लोकतंत्र आंदोलन और माओवादी दलों के समझौते के बाद 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। जनता ने भी सोचा कि अब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन हालात और भी बद से बदतर हो गए। दलों ने भी वादे किए कि गरीबी घटेगी, रोजगार मिलेगा, बुनियादी ढांचे सुधरेंगे, लेकिन वास्तविक में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। लोकतंत्र की गाड़ी शुरुआत से ही दलों की खींचातानी में फंस गई। हर राजनीतिक दल सत्ता में हिस्सेदारी चाहता था और प्रधानमंत्री की कुर्सी सत्ता संतुलन का औजार बन गया था। यहाँ पिछले 17 सालों में 14 बार सरकार बदल चुकी है और किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि कई बार सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ज्यादातर समय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल और शेर बहादुर, इन तीनों में से ही कोई पीएम बनता था। इन तीनों ने ही नेक्सस बनाकर पीएम की कुर्सी के साथ म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। नेपाल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और करप्शन के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% तक पहुंच गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रतिदिन 2000 से अधिक युवा रोजगार के लिए मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ पलायन करने लगे। यही कारण है कि जिस राजशाही को हटाने के लिए कभी आंदोलन हुए थे, अब लोग उसी को ज्यादा बेहतर मानने लगे हैं और राजशाही को फिर से वापस लाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है। और अभी 2025 में जेनजी ने नेपो किड्स कैंपेन चलाया, जिसमें पॉलिटिशियंस के बच्चों के लग्जरियस लाइफ को दिखाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। जिसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था। जिसके बाद कंपनियों का रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से गवर्नमेंट ने 4 सितंबर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। इस फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और भ्रष्टाचार छिपाने जैसा कोशिश था, जिसके बाद युवा वर्ग गुस्से से भड़क गया। इसी बीच एक स्टूडेंट का पावरफुल स्पीच भी वायरल होने लगा। Everyone listen, छातीमा गोली खाएको छु, फकिङ छातीमा यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। आगे दिस मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु, यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन् राइट। जब युवा अपनी आवाज से सत्ता के दरबार हिलाने लगे, तब भारत की गलियों की तरह ही नेपाल के सड़कों पर भी उठ खड़ी होती है एक नई क्रांति, जहां उम्मीदें, गुस्सा और एक बेहतर कल मांगने का जोश एक साथ बहे। जब युवा सड़कों पे उतरते हैं तो इतिहास के धड़कन बन जाते हैं और सत्ता में बैठे नेताओं की धड़कन तेज हो जाती है। नेपाल की जेनजी आंदोलन ने गहन दबाव, भ्रष्टाचार, अन्याय और आवाज दबाने की राजनीति को सीधे चुनौती दी। यह संघर्ष सिर्फ सोशल मीडिया बैन के फैसले के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक नई सोच और
बदलाव की लड़ाई थी, जो महंगाई और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति जिससे युवाओं की जीवन शैली और रोजगार की उम्मीदों को प्रभावित कर रही थी। तो आइए जानते हैं उस आग को जो नेपाल के दिलों में भड़क उठी थी। इनका नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और न्यायपालिका में ईमानदारी के कारण सम्मानित था। सुशीला कार्की को इस अंतरिम सरकार की नेतृत्व करने के लिए चुना गया। साथ ही मार्च 2026 में आम चुनाव कराने का फैसला भी लिया गया। जेन जी आंदोलन के नेताओं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के बीच कई दिनों की बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया था। हम कामना करते हैं कि नेपाल यहाँ से अपनी धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए नई सफलता की ओर आगे बढ़े।